नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवाइस में। सिद्धवाइस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और आज की इस लेक्चर में हम इसी बुक का जो 5th चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। मतलब आज की इस लेक्चर में इन डिटेल में ये इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनके कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, इन सारी चीजों की आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स और मोर वैल्यू टू पीपल। As you have seen, pulp was changed into the paper and paper into notebook. Industry refer to a economic activity that is concerned with the production of the goods, extraction of minerals, or the provision of services. Thus, we have iron and steel industry that is produce goods, coal and mining industry which extract कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो एक सेकेंडरी प्रकार की एक्टिविटी के रूप में उसे हम देख सकते हैं। जहां पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी एग्रीकल्चर की, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी थी और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम देखने को मिलता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो कोई भी रॉ मटेरियल होगा उससे एक वस्तु हम बनाएंगे, उस वस्तु की हमें वैल्यू काफी अधिक देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल साइड में ये पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है। इस पिक्चर में जो ये बाम्बू की फसल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा पल्प होता है पल्प में कन्वर्ट करेंगे और जो पल्प होता है उससे यहाँ पे हम पेपर बनाएंगे और जो पेपर होता है पेपर से यहाँ पर हम नोटबुक बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है या सिस्टम होता है उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें रॉ मटेरियल को इन सॉलिड या एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। या ये जो प्रक्रिया आती है वो हमें सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पर जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब ये एक वित्तीय कार्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो कोई भी वस्तुएं हम बनाते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो हमारी माइंस है, हमारी माइंस से भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी खनिजीय तत्व होते हैं उनको निकालने का काम यहाँ पे हम इंडस्ट्री में करते हैं। और जो कोई भी सर्विसेज होती है जिनमें हमें डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, वकील देखने को मिलता है या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देखने को मिलती है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है उन्हें हम जो सर्विस सेक्टर है उसके अंडर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो कोई भी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है या जो कोई भी कार्य हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे कुछ इंडस्ट्री हमें दी गई है, तो देखिए यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमें देखने को मिल रही है। मतलब जो लोहा होता है, लोहा बनाने वाली जो औद्योगिक इकाई होती है उसके द्वारा हम गुड्स बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। उसी समय जो कोल माइन होती है, मतलब जो कोल की जो भी खदान होती है उस एरिया से हम कोल को निकालने का काम करते हैं। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सर्विस सेक्टर के अंडर आती हुई हमें देखने को मिलती है। मतलब जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री में हमें भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि वहां पे हमें रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, होटल की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसी समय जो लॉज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है या जो गाइडशिप होती है, इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विस या सेवाएं हमें जो टूरिज्म होता है वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है वो हमें इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब जो इंडस्ट्रीज है उनके कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलते हैं या उनके बेस कौन कौन से है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो देखिए जो कोई भी इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसका बेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक तो है रॉ मटेरियल, मतलब जो कोई इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में
कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज करने वाले हैं। दूसरा है साइज, वो जो इंडस्ट्री है उसका साइज कितना बड़ा है, और उसी समय वो जो इंडस्ट्री है उसका मालिकाना हक किसके पास है, इसके आधार पर यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन डिटेल में यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रॉ मटेरियल के बेस पे जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, marine based and forest based depending on the type of raw material they use. Agro based industries use plant and animal based products their raw material. Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industry are example of the agro based industry. तो देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल के आधार पे जो भी हमने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया है उसमें हम बात करने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की। उससे पहले जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो भी इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है उनमें हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखने को मिलती है। दूसरी यहाँ पर हमें जो मिनरल्स होते हैं मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजीय तत्व हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, आयरन ओर होता है, इस प्रकार के जो कोई भी खनिज हमें हमारे अर्थ पे देखने को मिलते हैं उसके बेसिस पे हम जो इंडस्ट्रीज होती है उसको क्लासिफाई करते हैं। उसी समय जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है जिसमें हमें फिश या जो सी फूड होता है इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है, और जो फॉरेस्ट बेस्ड मतलब जंगल के द्वारा जो कोई भी हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उस पे किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है इस प्रकार की जो कोई भी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन डिटेल में ये जो बेस ऑफ द इंडस्ट्रीज है उनको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कि देखिए जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है मतलब एग्रीकल्चर के बेस पे जो कोई भी इंडस्ट्रीज का निर्माण हम देखते हैं उनमें खासकर हमें प्लांट और जो एनिमल होते हैं इनके द्वारा जो कोई भी प्रोडक्ट्स को हम निकालते हैं, जो कोई भी रॉ मटेरियल इनसे हमें मिलता है, वो जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके हम नई नई चीजें बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम जो फूड प्रोसेसिंग का जो प्रक्रिया है उसको करते हैं, मतलब जो हमारा अनाज है उससे हम फ्लोर बनाते हैं और जो फ्लावर होता है उससे हम ब्रेड बनाते हैं। तो ये एक प्रकार का फूड प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वहां पे हम जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑयल्स निकालते हैं, जैसे कि जो हमारा सोयाबीन ऑयल होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और जो कोई दूसरे प्रकार का ऑयल यहाँ पे हम निकालते हैं। ये जो सारा का सारा सिस्टम होता है वो हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ही देखने को मिलता है। उसके बाद हमें उसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, और जो लेदर इंडस्ट्रीज होती है उसे भी यहाँ पर हम एज एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो मिनरल बेस की जो इंडस्ट्रीज होती है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। The products of these industries feed other industries. Iron made from iron ore is the product of the mineral based industry. This is used as a raw material for the manufacturing of number of other products such as heavy machineries, buildings materials and railway coaches. Marine based industries use products from the sea and ocean as a raw material. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some example. Forest based industries utilize forest produce as a raw material. The industry associated with the forest are pulp and paper industry, pharmaceutical industry, furniture and building material making industry. तो देखिए यहाँ पे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये एक हमें प्राइमरी इंडस्ट्री के रूप में उसे हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इंडस्ट्री है उसी प्रकार से मिनरल या जो खादान होती है, जो माइन होती है जहां से हम मिनरल्स को निकालते हैं, ये जो एक्टिविटी होती है उसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के तौर पे ही देखा जाता है। क्योंकि जो कोई भी मिनरल हो जिसे हम जमीन से निकालते हैं वो जो मिनरल्स होता है उसमें से जो भी ओर्स या
जो कोई भी खनिजीय तत्व हमको निकालते हैं उसे एज रॉ मटेरियल के तौर पे ही हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन ओर होता है जिसे हम खदान से निकालते हैं, उसको अगर प्रोसेस ना करें तो उसे हम एज ए यूज नहीं कर सकते। अगर हमें आयरन ओर को यूज करना है तो उसका पहले प्रोसेस करना होगा, और उससे जो कोई भी लोहा हमें मिलेगा, वो जो लोहा है उसी के इस्तेमाल से हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाएंगे, और वो जो वस्तुएं होंगी उन्हीं का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो कोई एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता है वो हमें मिनरल की जो इंडस्ट्रीज है वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको सीधे तौर पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो मिनरल इंडस्ट्री होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, लेकिन जो मिनरल्स को निकाला गया है अब उसका प्रोसेस हुआ है और उससे एक दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी जो वैल्यू है, जिसका जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी बढ़ेगा। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे हमें जो भी प्रोसेसिंग के लिए जो भी लागत आई है या लागत का जो भी कॉस्ट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आयरन हम बनाते हैं उससे देखिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन्स बनाते हैं, और वो जो मशीन्स होती है वो क्या करती है, दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने का काम करती है। उसी कारण जो आयरन इंडस्ट्रीज है उसे एक फीड इंडस्ट्री के तौर पे भी देखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो आयरन इंडस्ट्री होती है वहां से जो भी आयरन निकलता है, वो जो आयरन होता है उस आयरन से हम भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। मतलब वो जो आयरन इंडस्ट्री है उसी के आधार पर जो मशीन्स है उन्हें हम बनाते हैं। मतलब जो आयरन होता है उसे डायरेक्टली हम यूज में नहीं लाते या डायरेक्टली उसे हम कंज्यूम नहीं करते। जो कोई भी आयरन और हम जो खदान होती है, जो माइंस होती है वहां से निकालते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके द्वारा उसके बाद जो कोई भी लोहा हमें मिलता है वो जो लोहा है उसको यूज में लाकर उससे हम मशीन बनाते हैं, और वो जो मशीन है उनकी सहायता से हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। उसी कारण ये जो आयरन इंडस्ट्री है उसे इंडस्ट्री ऑफ द फील्ड कहा गया है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसके बाद यहाँ पर अब बात करेंगे मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। तो देखिए जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वहां पे जो हमारा सी और जो ओशन है वहां से जो कोई भी रॉ मटेरियल हमें देखने को मिलता है, अगर उसको यूज में लाकर हम नया प्रोडक्ट बनाए तो उसे कहा जाता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो ओशन या जो सी होते हैं वहां पे हमें कौन सा रॉ मटेरियल देखने को मिलता है, तो देखिए वहां पे हमें जो सी फूड होता है और जो फिश होते हैं उनसे जो कोई भी ऑयल हम निकालते हैं, ये यहाँ पे हमारे एज रॉ मटेरियल के तौर पे उन्हें हम देख सकते हैं। यहाँ पे सी फूड से मतलब होता है जिस प्रकार के ग्रास हमें हमारे जमीन पे देखने को मिलती है उसी प्रकार के घास जो समंदर होता है उसके पानी के भीतर हमें देखने को मिलती है, और वो जो ग्रास होती है उसे एज फूड के तौर पे या अन्न के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। और उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां हमें देखने को मिलती है उसको एज डायरेक्टली हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मछलियां है उनसे जो ऑयल मेकिंग का जो भी प्रोसेस हमें देखने को मिलता है वो हमें एक मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के तौर पे ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे हम एज एग्जाम्पल के तौर पे सी फूड और जो मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑफ ऑयल है उसे देख रहे हैं। अब यहाँ पे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखिए जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होते हैं, हम सभी जानते हैं जंगलों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट या प्रोड्यूस मिलते हैं, और ये जो प्रोड्यूस होते हैं उसे एज तौर पर रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। लेकिन इनमें कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी होती है यहाँ पे जो जंगल से निकलने वाली जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जो बाम्बू होता है या जो ट्रीज होती है उनसे हम पेपर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाम्बू होता है, जो ट्री होती है या जो कोई भी लकड़ी होती है उससे पल्प बना जाता है, और जो पल्प होता है उसी से हम पेपर बनाते हैं, और जो पेपर होगा उसका हम नोटबुक बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस का जो चेन है वो हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। उसी समय जो फॉरेस्ट होते हैं वहां से हमें जो फार्मास्यूटिकल हमारी इंडस्ट्रीज है, मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि हम बनाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें खास तौर पर फॉरेस्ट से देखने को मिलता है।
फर्नीचर के लिए जो लकड़ी चाहिए या जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं उसके लिए जो लकड़ी चाहिए वो भी हमें फॉरेस्ट से ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात की, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात की और आखिर में यहाँ पे हमने जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उनकी बात की। अब यहाँ पर हम साइज बेस्ड जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है उसको जरा देख लेते हैं। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people employed and the volume of the production. Based on the size, industries can be classified into small scale and large scale industries. तो देखिए अगर साइज के बेस पर अगर हम किसी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करें उसकी कुछ कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एक तो है जो कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ है, अगर वहां पे ज्यादा कैपिटल होगा तो वो बड़ी इंडस्ट्री होगी। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड मतलब वो जो फैक्ट्री है, वो जो कंपनी है या वो जो इंडस्ट्रीज है वहां पे कितने लोग काम करते हैं। और उसी समय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। इसके आधार पर हम जो इंडस्ट्रीज है उनको क्लासिफाई करते हैं, खासकर जब हम साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो देखिए जो साइज बेस्ड इंडस्ट्री होती है खासकर उसके हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला हमें देखने को मिलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इन डिटेल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Cottage or household industries are the type of small scale industries where the products are manufactured by hand by artisans. Basket weaving, poetry and other handicrafts are example of the cottage industry. Small scale industries use less amount of capital and technology. Silk weaving and food processing industries are small scale industries. तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं या उसे हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वहां पे जो कोई भी प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं उसमें जो टेक्निक्स होती है वो काफी लो मतलब वो पारंपरिक दर्जे की हमें देखने को मिलती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसमें खासकर जो हमारे हाथ होते हैं, जो हमारा हैंड होता है उसी का यहाँ पे हम यूज करते हैं। और इस प्रकार के इंडस्ट्री में जो कोई भी कामगार वर्ग हमें देखने को मिलता है वो हमें आर्टिशियन के तौर पे ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो बास्केट वीविंग का जो कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है उसी समय जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं और जो हैंडीक्राफ्ट चीजें हमें देखने को मिलती है मतलब जो हमारा कपड़ा होता है, हमारे कपड़े को बुनने का काम डिफरेंट डिफरेंट कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में जो ये छोटे छोटे काम होते हैं और यहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं, जो पीपल यहाँ पे हम काम करते हुए देखते हैं उनकी जो संख्या होती है वो भी हमें कम देखने को मिलती है। उसी समय इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है वहां पे जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है मतलब वहां पे जो पैसे की लागत है वो भी हमें कम देखने को मिलती है। और उसी समय वहां से जो प्रोडक्शन की जो वैल्यूम होगी मतलब वहां से जो कोई भी प्रोडक्ट निकलेंगे वो संख्या में या उनका जो वेट होगा वो हमें कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भिन्न भिन्न प्रकार के या जो आधुनिक तौर पे जो बड़ी बड़ी मशीनों का हम यूज करते हैं उन मशीनों का यूज यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो सिल्क वीविंग है मतलब जो रेशम कपड़े को बुनने का काम किया जाता है और उसी समय जो फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज होती है, फॉर एग्जाम्पल जो डेयरी इंडस्ट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्रीज में आइसक्रीम बनाया जाता है, चीज बनाया जाता है, इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स या जो आइटम्स हम बनाते हैं वो जो आइटम है वो हमें खासकर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहां से आते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, investment of capital is higher and the technology used is superior in a large scale industries. Production of automobiles and heavy machinery are large scale industries. तो देखिए यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हम वहां पे बनाते हैं वो वैल्यू में काफी अधिक हमें देखने को मिलते हैं, वो संख्या में वहां पे
काफी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। उसी समय वहां पे जो कैपिटल हमने यूज किया है या वहां पे जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है वो काफी लार्ज होता है, काफी बड़ा पैसे की वहां पे हमें जरूरत होती है। और वहां पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है उसका यूज या जो आधुनिक तौर की जो भी तंत्रज्ञान हम देखते हैं उसका यूज वहां पे हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें है ऑटोमोबाइल्स, मतलब आज के जमाने में जो बड़े बड़े व्हीकल्स हम बनाते हैं जिनमें हमें कार्स देखने को मिलती है, ट्रैक्टर्स देखने को मिलते हैं, ट्रक्स देखने को मिलते हैं। और ये जो दूसरे व्हीकल्स हमें देखने को मिलते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उसी समय जो बड़ी बड़ी मशीनों को हम बनाते हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब तक यहाँ पे साइज के बेस पे जो कोई भी इंडस्ट्रीज थी उनका यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओनरशिप बेसिस पे जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो देखिए ओनरशिप बेसिस पे या मालिकाना हक के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनमें सबसे पहला हमें देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे तीसरा हमें देखने को मिलता है ज्वाइंट सेक्टर या यहाँ पे हमें चौथा देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पे इन डिटेल में ये जो ओनरशिप बेसिस पे जो कोई भी इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है वो एक व्यक्ति के द्वारा या जो व्यक्ति होते हैं उनके ग्रुप के द्वारा उसको ओवन या ऑपरेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है उनका मालिक हमें एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। उसी समय उसको ऑपरेट करने का काम, उसको चलाने का काम वो जो ग्रुप या जो मालिक है उसके द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बाद बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। Public sector industries are owned and operated by the government such as हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखिए जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी इंडस्ट्रीज होती है उस पर मालिकाना हक हमें गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। उसी समय उसे किस प्रकार से चलाना है ये भी गवर्नमेंट पे ही डिपेंड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इट इज एग्जाम्पल ऑफ दी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे ज्वाइंट से मतलब होता है दो लोग, तो एक होता है उसमें स्टेट और दूसरा होता है इंडिविजुअल या कोई एक व्यक्ति या उनका ग्रुप। तो यहाँ पे जो कोई भी प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री एक साथ आकर एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं और वहां से हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उस प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है उसे कहा जाता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उसमें थोड़ा जो हिस्सा होता है वो सरकार का भी हमें देखने को मिलता है और उसी समय थोड़ा हिस्सा यहाँ पे सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो एक साथ आकर वो जो इंडस्ट्री है उस पे उनका मालिकाना हक भी होता है और किस प्रकार से उसे चलाना है ये दोनों बैठ के आपस में तय करते हैं। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि एक सक्सेसफुल यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के तौर पर उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर आखिर में चौथे नंबर पर हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर्स और बोथ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। तो देखिए यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है उसके मालिक यहाँ तो हमें एक तो जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो कामगार वहां पे हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी वो जो फैक्ट्री होती है उसके मालिक होते हैं। उसी समय वहां पे जो कोई भी मटेरियल सप्लाई करते हैं वो मटेरियल सप्लाई करने वाले जो कच्चा माल होता है उसको जो कोई भी लोग सप्लाई करते हैं वो भी वहां पे उसके मालिक यहाँ पे हमें देखने को
मिलते हैं। और उसी समय यहाँ पे जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वो जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे वो जो फैक्ट्री होती है उसके मालिक होते हैं। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है वहां पे जो प्रोड्यूसर होता है, उसी समय जो सप्लायर्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का काम करते हैं, और उसी समय वो जो फैक्ट्री होती है उसमें जो लोग काम करते हैं, ये जो तीन घटक यहाँ पे हमें इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। दे आर ओनर और दे एज वेल एज ऑपरेट दीज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो आनंद मिल्क का यूनियन लिमिटेड है और जो हमारी सुधा डेयरी है, वो यहाँ पे हमें जो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उनमें हमें सक्सेस के तौर पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे साइड में जो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, इट इज अ पिक्चर ऑफ सुधा डेयरी इन कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसे हम आज के दिनों में एक सक्सेस के तौर पे देखते हैं। तो वो हमें जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है वहीं पे देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। The factor affecting the location of industries are the availability of the raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Sometimes the government provide incentives like subsidize power, low transport cost, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrialization often lead to डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो देखिए आज के दिनों में हम जो हमारा इंडिया है या विश्व तौर पे यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें एक ही जगह पे एक जैसा मतलब समान वे में देखने को नहीं मिलता। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें जो इंडस्ट्रीज है उनका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, तो उसी समय जो दूसरे एरियाज है वहां पे हमें कोई भी कारखाना या इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अगर यहाँ पर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो गुजरात और जो महाराष्ट्र स्टेट है, इन दो राज्यों में सबसे अधिक हमें इंडस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में जो छोटा नागपुर का प्लेटू आता है वहां पे भी हमें कई प्रकार के खनिज मिलते हैं और वहां पे हमें कई सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। उसके बाद जो बड़े बड़े हमें शहर है जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ये जो बड़े शहर है इन्हीं शहरों के आसपास का जो एरिया है और जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे हमें ये इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे के रीजंस क्या है इसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। साइड में ये जो हमें फिगर देखने को मिल रही है इसके माध्यम से इसके पीछे के जो रीजंस है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है रॉ मटेरियल। देखिए जिस किसी भी एरिया में आपको इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है तो अगर उस एरिया में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर सही मात्रा में हो तो वहां पे आप इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है लेबर, मतलब जो कोई कारखाना है वहां पे काम करने के लिए मजदूर वर्ग होना काफी जरूरी है। अगर वहां पे जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हो, उनके पास स्किल और जो ट्रेनिंग हो, वहां पे जो लेबर होगा वो स्किलफुल होगा और उनकी सहायता से हम काफी अधिक मात्रा में उस एरिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें कैपिटल देखने को मिलता है। देखिए जो कोई भी इंडस्ट्री को हमें इस्टेब्लिश करना है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है तो वहां पे उस एरिया में हमें जमीन खरीदनी पड़ेगी और उसी समय वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। इसके लिए जो कैपिटल चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें बैंक से मिलेगा और जो कोई भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वहां से मिलेगा। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जो बैंक है अगर उनका सिस्टम सही संख्या में देखने को मिले तो देखिए उस एरिया में जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट या विकास हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट। मतलब अब जो कोई फैक्ट्री है, जो कोई कारखाना है, वहां से जो कोई भी चीजों को हम प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए हमें मार्केट की जरूरत होती है और ये जो मार्केट होता है वो हमें शहरों में देखने को मिलता है। मतलब जिस किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या है अगर उसकी डेंसिटी काफी अधिक हो तो वहां पे हमें मार्केट देखने को मिलता है, या वो एरिया जहां से हम मार्केट में सीधे तौर पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अगर उस एरिया में अगर हम फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करें तो वहां पे ये एक फायदे का सौदा यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को
मिलता है। यहाँ पे 5वें नंबर पे बात करेंगे वाटर की। देखिए, जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसकी डिमांड काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो कोई भी प्लांट होता है वहाँ पे जो मशीनरीज होती है उसको ठंडा करने के लिए वहाँ पे कई सारे कूलिंग प्लांट हमें बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे हमें वाटर का यूज देखने को मिलता है। उसी समय जो कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज है उनके लिए भी वहाँ पे वाटर की काफी अधिक मात्रा में जरूरत होती है। मतलब जिस किसी भी एरिया में पानी या वाटर की अवेलेबिलिटी सही मात्रा में अगर सही तरीके से हमें देखने को मिले तो उस एरिया में हम कई सारी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर के बाद अब बात करेंगे पावर की। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 6 नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी की। कि देखिए, जो कोई भी कारखाना हो, वहां पे जो कोई भी मशीनरी हो, उनको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब जिस किसी भी एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो फैसिलिटी या उसकी जो सुविधाएं है अगर वो सही प्रकार से हमें देखने को मिले तो उस एरिया में हम इंडस्ट्रियल एरिया को इस्टेब्लिश कर सकते हैं या उस एरिया में हम फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 7वें नंबर पर लैंड की। जिस किसी भी एरिया में हमें जो फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे हमें जमीन की जरूरत होगी। उसी समय वहाँ पे हमें गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी। और वहाँ पे जो कामगार वर्ग है उनके लिए रिहायशी इलाका बनाना पड़ेगा, उनके लिए हमें घर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए भी वहाँ पे हमें जमीन की जरूरत होती है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट। तो 8वें नंबर पर अगर किसी एक एरिया में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सही मात्रा में हो, मतलब वहाँ पे रेल का नेटवर्क हो, वहाँ पे जो रोड्स हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, और वहाँ पे जो कोई भी एरिया है वो किसी प्रकार से जो बड़े शहर है या जो बड़े मार्केट के एरिया है उससे अगर जुड़ा हो तो उस एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका डेवलपमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और आखिरी यहाँ पे 9th नंबर पे हमें देखने को मिलता है कम्युनिकेशन। मतलब आज के दिनों में जो इंफॉर्मेशन है उसका जो आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है वो हमें इसी कम्युनिकेशन, ये जो माध्यम है उसी की सहायता से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जिस किसी एरिया में जो कोई भी फैक्ट्री होती है या जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट होगा वो किन घटकों के आधार पर होगा उसकी यहाँ पर हमने बात की। उसी समय जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कई सारी इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है जिसकी सहायता से जो कोई भी बैकवर्ड एरिया हो, मतलब जिस एरिया का विकास अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता, उस एरिया में अब इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा दिए जाने वाले जो इंसेंटिव्स होती है उनमें हमें देखने को मिलता है जो पावर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपको सब्सिडी के बेसिस पे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी एक एरिया में हमें पर यूनिट 5 रुपए बिजली का देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक एरिया में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको सब्सिडी के बेसिस पे वहां पे जो बिजली का यूनिट है वो आपको 2 रुपए में देगी। तो गवर्नमेंट कहेगी क्या करिए, आप अगले 5 से 10 सालों के लिए यहाँ पे जो कोई भी बिजली का यूनिट यहाँ पे आप यूज करते हैं वहां पे आपको 5 रुपए के अलावा आपको वहां पे सिर्फ 2 रुपए ही देने पड़ेंगे। उसी समय यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, एक नया रोड बना के देंगे। उसी समय यहाँ पे जो कोई रेल के ट्रैक है उन्हें भी हम बना के देंगे। मतलब यहाँ पर आप जो कोई आपके लिए जो रॉ मटेरियल है जिसकी जरूरत है वो आप यहाँ से इस रोड का जो ट्रांसपोर्ट है वहीं से ला सकते हैं। उसी समय यहाँ पे जो कोई भी प्रोडक्ट या जो कोई भी वस्तुएं आपने बनाई है उसको आप जो मार्केट एरिया है वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको क्या किया जाता है, वहां पे भी आपको कई सारी सहूलतें या जो सब्सिडी है वो दी जाती है। तो यहाँ पे जो आपका लागत खर्च होगा वो काफी कम आएगा, जिसके कारण जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेगा। इसी चीज को ध्यान में रखकर जो भी इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, ये जो बैकवर्ड एरिया है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे इस बैकवर्ड एरिया में अब इंडस्ट्रीज, इस एरिया में जो कोई भी इंडस्ट्री होती है उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है तो डेफिनेटली ये जो एरिया है उसका विकास होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इसी कारण गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे हम बात ही कर चुके हैं, जिस किसी भी एरिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट होता है उसके सराउंडिंग एरिया में हमें जो टाउन्स और जो सिटीज होती है उनका भी डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ हम बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन डिटेल में हमने बात की है फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पर बात करेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम की। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट
processing and outputs. The inputs are the raw material, labor and cost of the land, transport, power and other infrastructure. The process includes the wide range of activities that convert the raw material into the finished product. The output are the end product and the income earned from it. तो देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, अगर उसको हमें समझना है तो उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से काफी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे हम एक चीनी मिल का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हम एक चीनी मिल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो चीनी मिल है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा इनपुट, दूसरा है हमारा प्रोसेसिंग और तीसरा यहाँ पे हमारा बनता है आउटपुट। तो यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है इट विल बिकम आवर इनपुट। उसके बाद जो लैंड होगी, जो जमीन होगी, जिस जमीन पे हमने वो जो इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया है, ये भी हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। उसके बाद होगा लेबर होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज में लाते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा इनपुट बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो कोई भी गन्ना है वो क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट की सहायता से यहाँ पे जो चीनी मिल है वहां पे लाया जाएगा। यहाँ पे जो कोई भी मशीन है वो क्या करेगी, उनको प्रोसेस करेगी। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होगा, मतलब ये हमारा सेकंड स्टेज बन जाएगा और ये जो इनपुट का स्टेज था वो हमारा फर्स्ट स्टेज था। अब यहाँ पे जो कोई भी गन्ना है अब उसका प्रोसेस हो चुका है और उससे हमें यहाँ पे इस एरिया में जो एंड प्रोडक्ट है वो चीनी मिलती हुई देखने को मिलती है, वो हमें शुगर मिलती हुई देखने को मिलती है। तो ये बन जाएगा हमारा आउटपुट, मतलब ये बन जाएगा हमारा थर्ड स्टेज। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जो इंडस्ट्री होती है उसका सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम के बाद अब यहाँ पर बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स की। Industrial regions emerge when number of industries located close to each other and share benefit of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaport and especially near the coal fields. India has several industrial regions like Mumbai Pune cluster, Bangalore Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam Guntur belt, Gurgaon Delhi Meerut regions and the Kolam Tiruvananthapuram industrial cluster। तो देखिए जिस किसी भी एरिया में जो इंडस्ट्री सबसे अधिक मात्रा में स्टैब्लिश होती है उस एरिया को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रीजन। मतलब यहाँ पे जो कोई भी इंडस्ट्रीज होगी वो हमें एक ही प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे इस एरिया में भिन्न भिन्न प्रकार की कई सारी इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो भिन्न भिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज है अगर उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करेगी, एक दूसरे को बेनिफिट देने का काम करेगी, जिसके कारण इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो इनकम है वो हमें बढ़ता ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने बात की कि जो विश्व के महत्वपूर्ण मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है तो उनमें हमें नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप का जो एरिया है वहां पे भी हमें सबसे महत्वपूर्ण मेजर इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलता है। उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोप आता है, मतलब जो पूर्व यूरोप का एरिया आता है, और उसी समय जो पूर्व एशिया का एरिया है वहां पे हमें विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बड़े इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो कोई भी मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज है वो रीजन यहाँ पे हमें खासकर जो सी पोर्ट का एरिया होता है वहां पे देखने को मिलते हैं, या जिस किसी भी एरिया में जो कोल की माइंस है या जो कोल की खदानें हैं वहां पे हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वहां पे कोल की कई सारे माइंस हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण वहां पे कई सारे इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो हमारा मुंबई है, मुंबई पे हमें काफी बड़ा सीपोर्ट हमें देखने को मिलता है और उसी मुंबई के सराउंडिंग एरिया में हमें एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। मतलब जिस किसी भी जगह पे सी पोर्ट या कोल की माइंस देखने को मिलती है उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं उनका डेवलपमेंट या ग्रोथ हमें देखने को
मिल सकता है। यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में हमें कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलते हैं या इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिलती है, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमें जो मुंबई पुणे का जो एरिया है वहाँ पे हमें जो इंडस्ट्रीज है उनका क्लस्टर देखने को मिलता है। उसी समय जो बेंगलुरु तमिलनाडु, यहाँ पे हमें एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलता है। और उसके बाद जो हुगली रीजन है, हुगली रीजन में भी हमें ये बड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद बड़ौदा रीजन में हमें एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद जिस छोटा नागपुर प्लेटू की यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं, उस एरिया में भी हमें एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो विशाखापट्टनम और जो गुंटूर का जो बेल्ट है वहां पे एक इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे आखिर में हमें गुड़गांव, दिल्ली, मीरत रीजन और जो कोलाम, तिरुवनंतपुरम का जो भी एरिया है वहां पे कई सारे बड़े से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन डिटेल में यहाँ पर हमने जो महत्वपूर्ण विश्व के और जो हमारा भारत देश है वहां पे पाए जाने वाले जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनकी यहाँ पर हमने बात की। तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड मैप देखने को मिल रहा है और इसी मैप की सहायता से यहाँ पे हम जो विश्व के महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जो एरियाज है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल जो रीजन्स है जो कि हमें जो ब्लैक कलर है उससे दिखाए गए हैं। देखिए सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिका है, वहां जहाँ पे हमें यूएस या अमेरिका देखने को मिलते हैं, तो देखिए उसके ईस्ट में यहाँ पे एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पे इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका नॉर्थ का यहाँ पे इस एरिया में एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल बेल्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में यहाँ पे इन दो जगहों पे हमें इंडस्ट्रियल बेल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो चाइना है, चाइना के ईस्ट में यहाँ पे पूर्व में हमें यहाँ पे इस एरिया में इंडस्ट्रियल बेल्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इस एरिया में आता है जापान और यहाँ पे इस एरिया में हमें मलेशिया, जो हमारे एशियन कंट्रीज है वो देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर हम हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में जो गंगा का जो मैदानी एरिया है जहाँ पे हमें छोटा नागपुर का प्लेटू देखने को मिलता है, वहां पे एक बेल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो गुजरात और जो महाराष्ट्र है, वहाँ जो पुणे और मुंबई है, वहां पे जो भी हमें इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिला वो हमें यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चेन्नई में छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया हमें देखने को मिलता है। और आखिर में यहाँ पर हमें जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के यहाँ पे जो साउथ ईस्ट ब्राजील का कोस्ट है, इस एरिया में हमें इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में हमें इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लैक एरिया हमें शो किया गया है वो है इंडस्ट्रियल रीजन। और यहाँ पे हमें दो सबसे महत्वपूर्ण विश्व के वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल बेल्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें एक है जो नॉर्थ अमेरिका है, वहां पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उस एरिया में हमें एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे यूरेशिया में मतलब यूरोप और जो एशिया का जो एरिया है वहां पे एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल बेल्ट यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण दो इंडस्ट्रियल बेल्ट की यहाँ पर हमने बात की। चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर की। In industries, accident disasters mainly occur due to the technical failure and irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industrial disaster of the all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 00:30 am. It was technical accident in which the highly poisonous methyl isoniazide MIC gas along with the hydrogen cyanide and other reaction produced leaked out the pesticides factory of Union Carbide. The official date toll was 3,598 in 1989. Thousands was survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system and गैस्ट्रोटेस्टिनियल डिसऑर्डर्स इफेक्ट एटसेट्रा। जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो भोपाल शहर है उस शहर में एक 1984 में एक जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण 3,598 लोगों की मौत हुई थी।
वो हमें 1989 में देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइन। अब यहाँ पे ये जो फैक्ट्री थी, यहाँ पे इस फैक्ट्री में हमें जो पॉइजनस गैसेस थी उनमें हमें मिथाइल आइसोनेट देखने को मिलता है, और उसके साथ हमें यहाँ पे इस एरिया में जो हाइड्रोजन साइनाइड है उस प्रकार की कई सारी जो स्टोरेज सिस्टम थी यहाँ पे ये जो यूनियन कार्बाइन फैक्ट्री है वहां पे बनाई जाती थी। अब यहाँ पे एकाएक से जो गैस है उसका लीक हुआ, और जिसके कारण यहाँ पे लगभग 3,500 लोगों की मौत हमें देखने को मिलती है। तो ये एक हमारे इंडिया में या विश्व तौर पे सबसे महत्वपूर्ण या अब तक का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के तौर पे इसे देखा जाता है। तो यहाँ पे जो नीचे जो चाइना है, चाइना में भी इसी प्रकार का एक डिजास्टर हमें देखने को मिलता था, लेकिन इसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे रिस्क रिडक्शन जो मेजर्स है, मतलब जो कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है उसको हम कम से कम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे बताया गया है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो रिहायशी इलाका, मतलब जिस किसी भी एरिया में लोग रहते हैं उस एरिया से काफी दूर जगह पे होना चाहिए। मतलब अगर वहां पे जो इंडस्ट्री है वहां पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डिजास्टर आता है, तो वहां पे जो कोई भी पॉपुलेशन उसके सराउंडिंग एरिया में हमें देखने को मिलती है वो बच सके। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मेजर्स हमें देखने को मिलता है वो है पीपल स्टेइंग इन द वेंसिटी फॉर द इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक हजार्डस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो देखिए जिस किसी भी एरिया में जो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वो जो लोग हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल या जो कोई भी हजार्डस मटेरियल है उसको स्टोर कहाँ पे किया गया है और उसकी मात्रा कितनी है। उसी समय उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे जो हार्म है या जो भी डिजास्टर है वो कितनी मात्रा में हो सकता है। मतलब ऐसी कोई जैसे ही आशंका बनती है तो वहां पे जो भी लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, एक ऐसे प्लेसेस पे चले जाएंगे जहां पे वो ये जो अफेक्ट है, ये जो डिजास्टर है उससे बच सके। यहाँ पे तीसरा मेजर हमें देखने को मिल रहा है फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे जो फायर वार्निंग होती है, मतलब जो फायर की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, और उसी समय उसको इम्यून करने के लिए, उसको कम करने के लिए या उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो कोई भी सिस्टम या जो कोई भी इक्विपमेंट होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, अगर उसको हम सही वे में उसको हम इम्प्रूव कर सके तो देखिए इससे हम कई सारा जो भी डिजास्टर होता है, जो कोई भी डिजास्टर होता है उसे हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे चौथे नंबर पे हम बात करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। मतलब जिस किसी भी एरिया में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं, उनका स्टोरेज अगर हम लिमिटेड वे में करें तो वहां पे हम जो कोई भी डिजास्टर है उसकी जो भी तीव्रता है उसको कम कर सकते हैं। और आखिर में यहाँ पे हमारा फिफ्थ मेजर देखने को मिल रहा है पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है जिसके कारण पोल्यूशन होता है उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर उसको हम कंट्रोल कर पाए या उसे हम इम्प्रूव कर पाए तो जो भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर है और या उसके द्वारा जो कोई भी हमें लाइफ या जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रक्शन जो भी होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर इन डिटेल में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज की। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। The iron and steel industry and textile industries are the older industries, while the information and technology is an emerging industry. The countries in which iron and steel industries is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. Textile industries are concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan. The major hubs of the information technology industries are Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of
इंडिया। तो देखिए, जो विश्व में जो भी महत्वपूर्ण या बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो हमें किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो विश्व की सबसे मेजर या बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनमें हमें एक देखने को मिलती है आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है। यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिलने वाली जो इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे हम कपड़ा इंडस्ट्री भी कहते हैं। और तीसरी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यहाँ पे जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है वो काफी ओल्ड इंडस्ट्रीज में इन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो हमें हाल ही के दिनों में इमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है उसका विकास खास तौर पे हमें जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और जो रशिया है वहां पे देखने को मिलता है। उसी समय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमें खास तौर पे हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। उसके बाद हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और जो ताइवान है, ये जो कुछ राष्ट्र है इन्हीं राष्ट्रों में हमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ या उसकी जो डेवलपमेंट है वो हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है। और जो ये इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो कि हाल ही के दिनों में काफी इमर्ज होती हुई हमें देखने को मिल रही है, उसके मुख्य केंद्र हमें जो यूएसए है उसमें जो सेंट्रल कैलिफोर्निया का जो एरिया है जिसे कि हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, उस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका रीजन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे इंडिया में जो बेंगलोर है वहां पे सबसे अधिक जो इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी है उस इंडस्ट्री का विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इन डिटेल में ये जो इंडस्ट्रीज है मुख्य तौर की इनको यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन डिटेल में यहाँ पर हम समझेंगे जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द फीडर इंडस्ट्री whose products are used as a raw material for other industries. The inputs for this industry includes raw materials such as iron ore, coal, limestone, along with the labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron ore into the steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel which may be used by other industry as a raw material. तो देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील होता है वो किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर हम नीचे ये जो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें जो 1 टन जो हमारा स्टील है उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो 8 टन कोल लेंगे, उसके बाद हम 4 टन ऑफ आयरन ओर लेंगे और यहाँ पे जो तीसरा मटेरियल है वो हम लेंगे 1 टन ऑफ लाइमस्टोन। मतलब यहाँ पे हमें 1 टन जो स्टील है उसको बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती है। 4 टन आयरन ओर होता है जो कि कच्चा स्टील होता है उसकी हमें जरूरत होती है और वहां पे उसी समय हमें 1 टन लाइमस्टोन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये जो तीनों मटेरियल है उनको हम मिलाकर और इनकी सहायता से हम 1 टन स्टील का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यही चीज में ध्यान में रखनी है कि जो स्टील होता है उसको जो हम उत्पादित करते हैं, उसको जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें कोयले की जरूरत होती है, उसी समय उसके लिए हमें जो आयरन ओर होता है उसकी जरूरत होती है और यहाँ पे जो लाइमस्टोन होता है उसकी भी यहाँ पे हमें जो स्टील है उसका प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में बताया गया है कि जो स्टील इंडस्ट्री है वो एक फीडर इंडस्ट्री के तौर पे इसे देखा जाता है। जो ये फीडर इंडस्ट्री होती है हम किसे कहते हैं उस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, जो कोई भी स्टील इंडस्ट्री होती है उसके द्वारा जो कोई भी सलिए बनाए जाते हैं या जो कोई भी लोहा होता है जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं
वो जो लोहा होता है उसी के इस्तेमाल से यहाँ पे हम भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनरीज बनाते हैं। उसी समय यहाँ पे जो लोहा है उसके सहायता से हम भिन्न भिन्न प्रकार की दूसरी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि व्हीकल्स वहां पे हम बनाते हैं, ब्रिजेस हम बनाते हैं, रोड्स, और जो हम घर बनाते हैं उसके लिए भी यहाँ पे हम जो स्टील है उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो स्टील होता है जो कि हमें इंडस्ट्री से मिलता है उसके यूज से हम दूसरी चीजें बनाते हैं, और वो जो चीजें होती है उनकी सहायता से हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टील होता है उसका इस्तेमाल दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे किया जाता है, उसी कारण इसे फीडर इंडस्ट्री कहा गया है। यहाँ पे जो स्टील और जो आयरन इंडस्ट्री है इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे उसमें जो कोई भी इनपुट्स की जरूरत होती है उसकी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला इनपुट हमें देखने को मिलता है आयरन ओर, जिसे हम कच्चा लोहा कह सकते हैं। दूसरा है कोल, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें लाइमस्टोन की जरूरत होती है, और उसी समय यहाँ पे हमें लेबर, कैपिटल, साइट, मतलब जिस किसी भी एरिया में हम यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको स्टैब्लिश करने वाले हैं उसे साइट कहते हैं। और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है जैसे कि रोड होते हैं, रेल की पटरियां होती है, या जो कोई भी कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सारे बन जाएंगे हमारे इनपुट्स। मतलब यहाँ पे जो कोई भी लोहा या जो कोई भी स्टील को हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए सबसे पहले हमें आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पे जो कोई भी कोल होगा या जो कोई भी आयरन ओर होगा उसकी सहायता से यहाँ पे हम जो आयरन ओर है उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, और उसके बाद उससे हम जो लोहा होता है उसको निकाल लेते हैं या हम उससे स्टील निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिलता है, और आखिर में हमें जो आउटपुट होता है आउटपुट के तौर पे स्टील देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है वो हमें 3 फेजेस में देखने को मिलती है, जिस प्रकार से जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती है वो भी हमें 3 फेजेस में ही देखने को मिलती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑल द important steel producing centers such as भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो situated in the region that spread over 4 states, that is West Bengal, Jharkhand, Orissa and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are the other important steel center utilizing local resources. India's steel production increased from 1 million ton in 1947 to 30 million tons in 2002। तो देखिए जो स्टील इंडस्ट्री होती है उसे हम जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है उसका हम बैकबोन कहते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए जो कोई भी स्टील हम यहाँ पे जो भी फैक्ट्री है वहां से निकालती है उसी स्टील के माध्यम से हम जो फैक्ट्री होती है उसको खड़ा करते हैं, उसकी जो मशीनरी होती है उसे भी हम स्टील से बनाते हैं, और जो कोई भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में हमें स्टील का ही यूज देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास स्टील ना हो ना तो हम मशीनरी बना सकते हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, या स्टील के बिना हम कोई भी काम पूरी तरह से या उतनी इंटेंसिटी या उतनी क्वालिटी से नहीं कर सकते। उसी कारण जो स्टील इंडस्ट्री है उसको जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है उसका बैकबोन कहा गया है। तो देखिए हमारे यहाँ इंडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो या सेंटर है वो हमें भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो यहाँ पे इस एरिया में सिचुएटेड देखने को मिलते हैं। अब ये जो एरिया है वो हमें 4 स्टेट में उनका स्प्रेड देखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहला हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे हमें झारखंड देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा देखने को मिलता है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारे इंडिया का यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया में ये पूरे के पूरे सेंटर आते हुए हमें देखने को मिलते हैं, और इसी एरिया में हमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा
और जो छत्तीसगढ़ है ये स्टेट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस एरिया के अलावा हमारे यहाँ भद्रावती एंड विजयनगर जो कि हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। उसके बाद विशाखापट्टनम जो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सालेम इन तमिलनाडु, इन एरियाज में भी कई सारे स्टील के महत्वपूर्ण सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि जो लोकल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब जो लोकल आयरन ओर होता है या जो लोकल एरिया में जो भी कोल होता है वो वहां पे पाया जाता है, उसे यूज करके यहाँ पे जो स्टील होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अगर यहाँ पे हमारे इंडिया के स्टील प्रोडक्शन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 1949 में जो हमारे इंडिया का स्टील का प्रोडक्शन था वो हमें 1 मिलियन टन देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही हम 2002 की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज हमें 30 मिलियन टन तक देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टील के सेंटर है उनकी यहाँ पर हमने बात की। उसी समय किस प्रकार से जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है उसका जो भी प्रोडक्शन है किस प्रकार से बढ़ा है उसको भी यहाँ पे समझा। अब यहाँ पर हम इन डिटेल में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टील की कंपनी है या जो स्टील की इकाई है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। Before 1947, there was only one iron and steel plant in country, that is Tata Iron and Steel Company Limited. It is called TISCO. It was privately owned. After the independence, the government took the initiative to set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sachi near the confluence of the river Suvarnarekha and खारकई इन झारखंड। तो देखिए यहाँ पे जो टाटा और जो आयरन स्टील कंपनी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हमें 1947 के पहले ही देखने को मिलता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें 1907 में ही देखने को मिलता है, जो कि सांची नामक एक ठिकान है उस ठिकान पे हमें देखने को मिलता है। ये जो प्लेस है इस प्लेस में हमें सुवर्ण रेखा और जो खारकई ये जो नदियां है जो हमें झारखंड में मिलती हुई देखने को मिलती है। वहां पे जो कन्फ्लुएंस का एरिया है, मतलब जिस जगह पे ये दो नदियां आकर एक दूसरे से मिलती है उसी एरिया में यहाँ पे हमें जो टिस्को का प्लांट है उसका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। अब ये जो टिस्को प्लांट है इट वाज अ प्राइवेट प्लांट। अब ये जो टिस्को का जो प्लांट है इट वाज अ प्राइवेट प्लांट जो कि एक जो जमशेदपुर में हमें देखने को मिलता है। तो सरकार ने क्या किया, जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उसके बाद हमारे इंडिया ने, हमारी सरकार ने आयरन और स्टील के कई सारे प्लांट हमारे यहाँ इंडिया में भिन्न भिन्न जगहों पे इस्टेब्लिश करना शुरू किए, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका बैकबोन यहाँ पे यही जो आयरन और जो स्टील के प्लांट है वही बनने वाले थे। जो हमारी मशीनरीज है उनके लिए जो लोहे की हमें जरूरत है या जो हमारी फैक्ट्रीज है जिन्हें हमें आगे चलकर इस्टेब्लिश करना है उसके लिए जो भी जरूरी लोहा है वो इन्हीं फैक्ट्री से हमें मिलना था। इसीलिए सरकार ने काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे आयरन और जो स्टील के प्लांट है उसको इस्टेब्लिश करने पे जोर या फोकस दिया था। अब यहाँ पर टिस्को के बाद बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. The fiber are the raw material of the textile industry. Fiber can be natural or man-made. Natural fiber are obtained from wool, silk, cotton, lion and jute. Man-made fiber includes nylon, polyester, acrylic and rayon. The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Today, India, China, Japan and USA are the important producer of the cotton textile. The first successful modern textile industry was established in Mumbai in 1854। तो देखिए यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसके हमें कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उसी के आधार पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है फाइबर, मतलब जो धागा होता है उन्हीं धागों के सहायता से यहाँ पे हम कपड़ा बनाते हैं। और जो धागा होता है वो हमें दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मानव निर्मित या मैनमेड। अब यहाँ पे जो नेचुरल धागा होता है या नेचुरल फाइबर होता है
वो हमें वूल में देखने को मिलता है, सिल्क के रूप में देखने को मिलता है, कॉटन, नायलॉन और जो जूट है यहाँ पे ये इस प्रकार से हमें महत्वपूर्ण नेचुरल फाइबर या जो नेचुरल धागा होता है उसके रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी समय हमें जो मैन मेड या मानव के द्वारा निर्मित जो भी फाइबर है वो भी देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें नायलॉन देखने को मिलता है, पॉलिस्टर देखने को मिलता है, एक्रिलिक भी देखने को मिलता है एंड जो रेयन होता है। दीज ऑल आर दी मैन मेड फाइबर। जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो हमारे विश्व में सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री के तौर पे इसे देखा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहली कारखाना या सबसे पहली जो मिल थी वो हमें कपड़ा मिल के रूप में ही देखने को मिलती है। आज के दिनों में जो कोई कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसके सबसे अधिक सेंटर यहाँ पे हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। उसके बाद चाइना, जापान और जो यूएसए है, इन्हीं देशों में सबसे अधिक मात्रा में जो कपड़ा होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अगर यहाँ पे हम हमारे इंडिया के सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या सबसे पहले महत्वपूर्ण कपड़ा जो मिल है उसकी बात करें तो वो देखिए उसका एस्टेब्लिशमेंट हमें मुंबई में देखने को मिलता है, जो कि 1854 में हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बात की, तो यहाँ पे साइड में हमें एक डू यू नो देखने को मिल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं। The name of Great Lakes of the Superior, Huron, Ontario, Michigan, Erie Lake Superior is the largest of these 5 lakes. It lies higher upstream than others. तो देखिए यहाँ पे जो यूएसए है जिसे हम अमेरिका के नाम से जाते हैं, अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण हमें 5 लेक देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है सुपीरियर, दूसरा है ह्यूरॉन, तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमें ओंटारियो देखने को मिलता है, चौथे नंबर पे मिशिगन देखने को मिलता है और आखिर में 5th नंबर पे हमें इरी देखने को मिलता है। ये जो लेक्स है वो यूएसए की इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट वहां पे यूएसए को मिलते हुए आज के दिनों में भी हम देख सकते हैं। ये जो 5 लेक है, इन 5 लेक में से जो सुपीरियर लेक है वो सबसे बड़ा लेक है और यहाँ पे जो सुपीरियर लेक है उसका इस्तेमाल या तो हम जो जल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए भी करते हैं, मतलब जो जल में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए उसका यूज किया जाता है। यहाँ पे जो सुपीरियर लेक है वो इन 5 लेकों में से सबसे बड़े लेक के तौर पे इसे हम देख सकते हैं। उसी समय ये जो सुपीरियर लेक है उसका कंपैरिजन अगर हम बाकी के 4 लेक से करें तो देखिए जो सुपीरियर लेक है वो हमें थोड़ी अधिक हाइट पे ही उसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, वो एक इसके लिए एडवांटेजियस पोजीशन बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने साइड में जो डू यू नो हमें देखने को मिला उसकी बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड्स मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण कौन से ऐसे एरिया है जहां पे जो कॉटन का जो टेक्सटाइल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जो पूर्व का किनारी एरिया है वहां पे हमें महत्वपूर्ण कुछ कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें 4 महत्वपूर्ण कॉटन के टेक्सटाइल के सेंटर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में ब्राजील में एक सेंटर हमें देखने को मिलता है और उसके बाद जो साउथ अमेरिका है उसके ईस्ट के जो कोस्ट पे ये सबसे महत्वपूर्ण 2 सेंटर हमें देखने को मिलते हैं। यूरोप में यहाँ पे इस एरिया में सबसे अधिक हमें जो कॉटन टेक्सटाइल है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे इंडिया की। देखिए हमारे इंडिया में अहमदाबाद, मुंबई और नीचे यहाँ पे कई सारे एरियाओं में यहाँ पे इस एरिया में हमें जो कॉटन टेक्सटाइल के रीजन है या उनकी इंडस्ट्री वहां पे स्टैब्लिश हुई है वो एरिया देखने को मिलते हैं। और चाइना का जो ईस्ट का एरिया है उसी एरिया में हमें सबसे महत्वपूर्ण जो कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज को आपने नोटिस किया होगा कि देखिए यहाँ पे जो कोई भी कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर है वो हमें किनारी एरिया में ही देखने को मिल रहे हैं, कोस्ट के एरिया में ही देखने को मिल रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, यही चीज को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपका जो भी जवाब होगा उसका वेट करूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसी चीज को समझना है। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे इसके पीछे का क्या रीजन है इस रीजन को यहाँ पे समझने की जरूरत है। चलते हैं आगे। Ahmedabad is located in Gujarat on the bank of
Sabarmati River. Ahmedabad is often referred to as the Manchester of India. Ahmedabad is situated in the heart of the cotton growing area. This ensures easy availability of the raw material. Humid climate is ideal for spinning and weaving. Osaka, it is an important textile center of Japan, also known as Manchester of जापान। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अहमदाबाद शहर है जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलता है, वो हमें जो साबरमती रिवर है उसके तीर पे देखने को मिलता है। कोस्ट का एरिया है, उस कोस्ट में हमें जो अहमदाबाद है ये जो शहर है वो बसा हुआ देखने को मिलता है। जो अहमदाबाद शहर है उसे इंडिया का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में काफी अधिक मात्रा में जो कॉटन टेक्सटाइल होता है या जो कपड़ा होता है उसकी निर्मित हमें देखने को मिलती है। और विश्व में सबसे अधिक मात्रा में या विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध यहाँ पे हमें मैनचेस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कॉटन होता है उससे कपड़ा बनाया जाता है। जो हमारा अहमदाबाद है, तो देखिए उस एरिया के अगर यहाँ पर हम बात करें, जो हमारा अहमदाबाद है वो हमें जो कॉटन ग्रोइंग जो एरिया है उसके बीच में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो अहमदाबाद आएगा और इसके सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे कई सारे एरिया में जो कपास है उसका प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसके लिए जरूरी जो रॉ मटेरियल हमें कपास के रूप में देखने को मिलता है उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे हमें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। उसी समय जो ये साबरमती रिवर है उसका जो तट है उसके कारण यहाँ पे इस एरिया में हमें एक ह्यूमिड क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, जो कि स्पिनिंग और जो वीविंग होती है खासकर कपड़े की उसके लिए एक आइडियल कंडीशन के तौर पे बन जाता है। उसी कारण हमारे इंडिया में काफी अधिक मात्रा में अहमदाबाद जो शहर है वहां पे कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। यहाँ पे जो जापान का एक शहर हमें देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ओसाका, इसे भी मैनचेस्टर ऑफ दी जापान कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि यहाँ पे इस एरिया में कई सारे जो टेक्सटाइल होते हैं उसके सेंटर हमें देखने को मिल रहे हैं। साइड में फिर से एक डू यू नो देखने को मिल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं। About 1/3 of the Indian textile industry total production is exported। तो देखिए जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो कोई भी कपड़ा होता है जिसे बनाया जाता है उसका लगभग 1/3 जो भी पोर्शन होता है, जो उसका 1/3 एक तृतीयांश जो हिस्सा होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है, जिससे हमें जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो काफी अधिक मात्रा में मिलता हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। आखिर में यहाँ पर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड जो टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसकी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग and distribution of information. Today, this industry has become global. The main factor guiding the location of these industries are resource availability, cost, and infrastructure. The major hubs of the IT industries are Silicon Valley of California and Bangalore in India. Bangalore is located on the Deccan Plateau, from where it gets the name Silicon Plateau. The city is known for its mild climate throughout the year. Silicon Valley is a part of the Santa Clara Valley located next to the Rocky Mountain of the North America. देखिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका विकास हाल ही के दिनों में काफी अधिक मात्रा में होता हुआ हमने देखा है या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है वो खासकर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन्हीं चीजों पे डील करती हुई हमें देखने को मिलते हैं। और आज के दिनों में जो आईटी इंडस्ट्री है वो एक विश्व स्तर की ग्लोबल इंडस्ट्री के रूप में बनती हुई हमें देखने को मिलती है। मतलब आपको किसी एक जगह पे बैठकर आप दूसरी जगह में एक काम कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आप अपने घर पे बैठे बैठे ही आप यूएसए में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्लोबल नेचर हमें आईटी इंडस्ट्री में आता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो खास तौर पे जिस किसी भी एरिया में जो कोई भी रिसोर्सेस होते हैं, अगर उस एरिया में इस इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है तो वहां पे आईटी इंडस्ट्री का हमें विकास और जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है।
उसी समय यहाँ पे जो भी लेबर होते हैं, जो भी कामगार वर्ग होते हैं, उनका कॉस्ट कितना आएगा, और आखिर में यहाँ पे जो भी पायाभूत सुविधाएं होती है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, उसके आधार पर यहाँ पे इस एरिया में हमें जो आईटी इंडस्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट और उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली जिसकी यहाँ पे हमने बात ही कर चुके हैं, वो हमें कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है। और इंडिया का जो बेंगलुरु रीजन है, यहाँ पे सबसे बड़े या मेजर आईटी के हब्स हमें देखने को मिलते हैं। जो आईटी इंडस्ट्री हमें बेंगलुरु में देखने को मिलती है, तो देखिए जो बेंगलुरु है वो डेक्कन प्लेटू के एरिया में बसा हुआ हमें देखने को मिलता है। उसी कारण जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसे नाम दिया गया है सिलिकॉन प्लेटू। जिस प्रकार से जो रॉकी माउंटेन हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, उसके जो अराउंड एरिया होता है वहां पे जो हमें सांता क्लारा जो वैली देखने को मिल रही है, इसी का नाम बदलकर उसे सिलिकॉन वैली नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस वैली में कई सारे आईटी फर्म का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा है, उसी कारण उसे नाम मिलता है सिलिकॉन वैली। चलते हैं आगे। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन metropolitan center of India such as Mumbai, Delhi, Hyderabad and Chennai. Other cities such as Gurgaon, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi, Chandigarh also important center of the IT industry. Bangalore has always had a unique advantages as the city with the highest availability of the middle and top management talent. देखिए जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में यहाँ पे हम बात ही कर चुके हैं कि जो बेंगलुरु है वहां पे सबसे अधिक मात्रा में जो आईटी इंडस्ट्री है उसका हमें विकास देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में दूसरे जो शहर है जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, इन शहरों में भी हमें जो आईटी इंडस्ट्री है उसका विकास काफी अधिक मात्रा में होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये शहर है उसके अलावा भी हमारे यहाँ गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और जो चंडीगढ़, ये जो शहर है, इन शहरों में भी जो आईटी इंडस्ट्री है उसका विकास काफी जल्द गति से होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बेंगलुरु है वहां पे सबसे अधिक जो आईटी इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे के मुख्य दो रीजन है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण रीजन है यहाँ पे जो मिडिल क्लास और जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए जो कोई भी टैलेंटेड वर्ग होना चाहिए, वो वर्ग या वो जो मजदूर वर्ग होता है वो यहाँ पे हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमने जो आईटी इंडस्ट्री थी, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री थी उसकी यहाँ पर हमने बात की। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो हमारे 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक थी उसके 5th चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपके जो कोई भी सुझाव हो उसे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। उसी के साथ में साइड में जो हमें बेल आइकन देखने को मिलता है उसको भी दबा दे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमारे चैनल पे हमारा वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ भी जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपको वहां से मिल जाएंगे। आप उसे ज्वाइन करके आप ये समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो आपके समझ में कितना आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं एक आने वाले नए वीडियो में।